का मसला नहीं है, ये वहां के रीजनल कल्चर्स को डाइल्यूट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हर दिन खबरों में है, नॉर्थ ईस्ट एक तरह से जल रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जो अब राष्ट्रपति के सहमति के बाद कानून बन चुका है, उस पर एक बहुत बड़े तबके ने एक तरह से उसे अपोज किया है, एक तरह से वावेला है। और विदेशों से भी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप मजहब की बुनियाद पर ये एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और मुख्तलिफ मुल्कों में, मैंने कल अपने एक एपिसोड में भी आप तक बात पहुंचाई और इससे पहले परसों भी पहुंचाई कि विदेशी मीडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं तस्लीम रहमानी साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक जाना माना चेहरा हैं और एसडीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका वेलकम है मीडिया स्टार की तरफ से, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आप ये बताइए कि जो ये नई सूरत हाल मुल्क में पैदा हुई है, और एक तरफ से ऐसा लगता है कि जिद है कि बस हमें चले जाना है, और दूसरी तरफ ये नहीं देखा जा रहा कि आखिर मुल्क किस तरह से एक रहेगा, किस तरह से एक दूसरे पर भरोसा बाकी रहेगा। क्या ये मुल्क क्या म्यांमार की तरफ जा रहा है? कहाँ, किस तरफ हम अपने मुल्क को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही तशवीशनाक है सूरत हाल, ख़तरनाक है, और एक यू टर्न लेता हुआ मुल्क लग रहा है 1947 की तरफ। ये सरकार 2019 में जीतने के बाद से अब तक चंद महीने इसी सरकार को हुए हैं, और इन्होंने जितने बिल इस दौरान पास किए वो सब के सब इस मुल्क के लिए ख़तरनाक और इस मुल्क की में बदअमनी पैदा करने वाले हैं। आप देखिए, ट्रिपल तलाक के बिल इन्होंने ज़बरदस्ती पास किया, और बड़ी बदकिस्मती के अपोजिशन पार्टीज़ भी जिस तरीके से इसकी मुखालफत कर के इस राज्यसभा में नाकाम कर सकती थी, वो उन्होंने भी नहीं किया। किसी पार्टी ने तीनों बिल में, यानी ट्रिपल तलाक बिल, 370 और अब ये, इन तीनों पर उन्होंने अपनी पार्टीज़ के मेम्बरान को व्हिप जारी नहीं किया। ये एक बड़ी तशवीश, दूसरी बड़ी तशवीशनाक बात है। बदअमनी आप देखिए, कश्मीर 5 महीने गुजर गए, अब तक कश्मीर नॉर्मल नहीं हुआ, वहाँ इंटरनेट बंद है। आज की तारीख में पूरा नॉर्थ ईस्ट लॉकडाउन का शिकार है, 3 मौतें हो चुकी हैं, आर्मी बाहर है और लोग सड़कों पर है, आतिशबाजी हो रही है, जानो माल महफूज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जुमे की पेश नज़र उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन कर दिया गया और सब इंटरनेट की सर्विसेज बंद हैं। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में दफ़ा 144 ओखला जैसी जगहों पे लगा दी गई। तो क्या सरकार को ये सोचने की जहमत नहीं करनी चाहिए कि अगर लोग आपके लाए हुए कवानीन से मुत्तफिक नहीं हैं तो आप ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर, यानी हुकूमत का 1 साल पूरे होने तक, ये 3 बिल पास कर दिए, इसके आगे एनआरसी ये फ़ौरन लेकर आएंगे। दूसरा जो है इनका यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और तीसरा है कि लफ्ज़ सेकुलर जो प्रियम्बल में 1976 में ऐड किया गया था, ये उसको भी उसमें से निकालेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और क्या बन गया? तो ये हिंदू राष्ट्र का एक जुनून है जो मुल्क के तमाम मफादात पर कंप्रोमाइज़ करके इस मुल्क का जो कंपोजिट कल्चर का जो नेचर है उसे ख़त्म करके हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, आरएसएस का बहुत पुराना नारा है, उसे लागू करने का जुनून है, भले ही मुल्क टूट जाए। लेकिन ऐसे बहुत से सोशल मीडिया से वीडियोज़ आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं। नौजवान जो हिंदू हैं वो ये कहते हैं हमें ऐसे बेचैनी के साथ, परेशानी के साथ हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मुल्क में बदअमनी हो इसकी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। आखिर ये किसके लिए हिंदू राष्ट्र, और कहाँ क्या जिस तेज़ी से बेरोज़गारी और दूसरी जो मुश्किलात, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, वो उसका हर आदमी, हर इंसान एक तरह से डंक लगा हुआ है। ऐसी हालत में ये एक नशे में पूरे मुल्क को डालने की कोशिश है। आखिर इसका नतीजा क्या होगा, कहाँ पहुंचेंगे? देखिए, ये मुल्क 1000 साल से कंपोजिट कल्चर का मुल्क है, हिंदू मुसलमान सब रहे हैं।
1000 साल यहाँ जो मुस्लिम रूल रहा, वो मुस्लिम रूल तो रहा, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना। ये बात जानते हैं और सब लोगों को मानना पड़ेगा। और जब मुस्लिम रूल नहीं था, उससे पहले भी ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं था। तब तो हिंदू लफ्ज भी नहीं था, सनातनी भी नहीं था, 25 कोसी राजाओं का मुल्क उस वक्त था, अखंड भारत भी नहीं था। लेकिन अब, और ये मिजाज नहीं है, किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का राष्ट्र भारत नहीं बन सकता, ये इस मुल्क का डीएनए नहीं है। इसलिए मुखालफत हो रही है चारों तरफ से। 65% लोगों ने वोट नहीं किया उस आइडियोलॉजी को जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जिसे बीजेपी लेके चल रही थी। इसका मतलब सिर्फ 35%। लेकिन मसला यह है कि जो हुक्मरान बन जाए, चाहे जितने वोट लेके भी हाकिम बन जाए, एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है। वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट जो इंप्लीमेंट करना चाहेगी, वो चाहे गन के जरिए करे, चाहे वो डेमोक्रेटिक तरीके, वो कर लेती है, भले ही 65% लोग मुखालफत में हो। तो ये खतरा है इस मुल्क के लिए। तो उनकी आइडियोलॉजी को इस मुल्क ने कभी भी कबूल नहीं किया, मगर वो अब अपोजिशन की वजह से, जिस वजह से भी अब इक़्तिदार में है, तो उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तमाम तर मुखालफतों के बावजूद वो उसे कर लेंगे। यही इस मुल्क के लिए खतरा है। जी, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका में, चूंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक तरह से गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर रख करके उठाने का मूड ही नहीं है, चाहे वो खड्डे में गिरे या कहीं भी। तकरीबन ऐसी हालत हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार की भी नज़र आ रही है। ऐसी सूरत में एक बड़ी तशवीश की बात, जो फिक्र की बात है, वो ये है कि क्या एक इंसान अपने पड़ोसी पर कोई भरोसा रख पाएगा कि नहीं? क्या वाकईन नफरत इस हद तक परकोलेट कर जाएगी नीचे तक? अगर ऐसा होगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अगर ये हिंदू राष्ट्र भी हो तो क्या तब भी तरक्की कर पाएगा? ऐसी हालत में क्या सूरत बनेगी? नहीं, उसका कोई इम्कान ही नहीं है। देखिए, एक सैलाब है जो हमारे सिरों पे आ गया। इसके इशारे तो मिल रहे थे हमको, पहले से भी तंबीह भी की जा रही थी, लेकिन अब ये सैलाब बढ़ के आ गया और ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। गुजर जाएगा यकीनी तौर पर, लेकिन सैलाब के गुजर जाने के बाद जो मुसीबतें किसी सैलाब ज़दा इलाके में होती हैं, वो भारत में भी रहेगी। हमको तैयार रहना चाहिए उसके बाद के हालात को सुधारने के लिए। मैं एक बात का इजाफा और करना चाहता हूँ। आपने आलमी सतह की बात की, आप माहिर हैं आलमियात के। आप देख रहे हैं, इजराइल को भी देखिए, आज बोरिस जीत गए लंदन में, हैं, और ट्रम्प का आपने मिसाल दी। पूरी दुनिया में इस वक्त एक राइट विंग लोग डेमोक्रेसी के जरिए हुकूमत में आते चले जा रहे हैं। सारी दुनिया में ये रेडिकलाइजेशन और राइट विंगर्स की हुकूमतों में इजाफा हो रहा है। वही हमारे मुल्क में भी है। तो ये जो राइट विंग कम्युनलिज्म की बुनियाद पे आगे बढ़ रहा है और नफरत की बुनियाद पे हुकूमतें बना रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और हिंदुस्तान अब तक, हमारा मुल्क उससे महफूज था, अब बदकिस्मती से हम भी उसकी जद में आ गए हैं। तो लीड करने का काम मुझे लगता है कि अभी भी हमारा मुल्क ही करेगा इस सूरत हाल से निकलने के लिए, जिस तरीके से लोग सड़कों पे है। अब देखिए, ये हिंदू मुसलमान का असलन मसला नहीं है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट क्यों जल रहा है? आज खबरें तक आप देना नहीं चाहते। 3 से ज़ायद मौतें हो चुकी, फौज बाहर है, सड़कों पे आग लग रही है, जानो माल महफूज नहीं है। नेक्स्ट डोर नेबर बिल्कुल कोई किसी से महफूज इस वक्त नहीं है। कुछ नहीं पता किसके दिमाग में कब क्या आ जाए। तो ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये वहाँ के रीजनल कल्चर्स को डाइल्यूट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और उसके ज़रिए ये उसको डाइल्यूट करके वो सनातनी हिंदू कल्चर को इम्पोज करना चाहते हैं। उसकी मुखालफत पूरा नॉर्थ ईस्ट भी कर रहा है, साउथ इंडिया भी कर रहा है। तो आप तो सिर्फ मजहब नहीं, जबान की बुनियाद पर भी, कल्चर की बुनियाद पर भी, हर बुनियाद पर एक रंग में रंगने की कोशिश अगर जबरदस्ती करेंगे तो लास्टिक को आप एक हद तक खींच सकते हैं, उसके बाद लास्टिक टूट जाता है। जी। तो ये टूटने की तरफ बढ़ रहा है। अभी मैं बाहर के मीडिया में और बहुत सी चीजें मैं देख रहा था, उसमें बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी सख्त एक तरह से रिएक्शन आया है, जिसमें कहा गया है कि अमित शाह जी अगर 6 महीने बांग्लादेश में आकर के रह लें तो हमारे यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है उसको देख सकें। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में एक डिबेट चल रही है कि आखिर हमें पाकिस्तान के साथ क्यों क्लब कर दिया। पाकिस्तान भी कह रहा है कि आखिर
ये एक तरह से नफरत की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। ये तो पड़ोसी मुल्क हैं, चूंकि इसमें कानून में इन तीनों मुल्कों का जिक्र है कि इन मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोगों में से मुसलमानों के अलावा सबको शहरियत दी जाएगी। तो और एक और रुझान है बहुत दिलचस्प, इजराइल, अमेरिका हुकूमत और उस अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं, अरब मुल्क भी, वहां से कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। ना तो एक जो कंबाइंड कल्चर, जो मिली जुली कल्चर है, उसका कोई जिक्र हो रहा है, ना ही मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। और ये इशू मुसलमानों का है भी नहीं, ये गलत तरीके से समझा जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का है, ये पूरे मुल्क के सर्वाइवल का मसला है। ऐसी सूरत में जब इंटरनेशनल लेवल पर एक तरह से हमें आइसोलेशन का सामना है, बिजनेस, कारोबार, सब चीज पर असर पड़ेगा। जितनी टेंशन मुल्क में होगी उतना ही बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा, ये भी पूरी दुनिया का एक असूल है। ऐसी सूरत में आखिर ये क्या हो और किस तरह से वापस ठीक करने के लिए अवामी सतह पर या मीडिया क्या कर सकता है, आप बताइए थोड़ा। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बंद हो ही गया है मुल्क का। अभी ये तकरीबन 74 कंट्रीज घूमी हैं 6 साल में। जी जी। कितना इन्वेस्टमेंट लाए हैं उसका कोई भी वाइट पेपर नहीं है कि क्या इन्वेस्टमेंट आया, वादे खाली इन्होंने करके बताए, लेकिन इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। लोकल इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप 2014 से लेके 2019 तक 5 साल के अगर प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो 4 टाइम्स बढ़ा है प्राइस इंडेक्स। आमदनी कम हो रही है, बेरोजगार बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रहा है। प्याज 200 रुपए के ऊपर कभी नहीं गई थी इस मुल्क पे, जो अब चली गई। उसी तुर्की और ईरान और मिस्र से हम प्याज मंगवाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो सूरत हाल इकोनॉमिक ये है। और आपने जिन ममालिक की तरफ इशारा किया, यूएस की तरफ से खबर ये आई थी कि वो अमित शाह को बैन कर सकते हैं उनका वीजा। वो एक नॉन गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई चीज़। लेकिन बांग्लादेश ने जो कहा, ये देखिए गोल्डन एरा था हमारा के साथ, गोल्डन एरा इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप का। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा जीडीपी आपसे कहीं ज्यादा है, इसमें और हमारा आदमी समंदर में तैर करके इटली चला जाएगा, इंडिया नहीं आएगा। तो इस हद तक कहा गया। हमारा 1 रुपया वहाँ 80 पैसे का रह गया है। जीडीपी का तो है ही बाबला। इस वक्त उनकी इकोनॉमी हमसे अच्छी है बांग्लादेश की, लेकिन जो इंडो बांग्लादेश के रिलेशनशिप है, जो मना किया उन्होंने, आपने सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया कि वहाँ की माइनॉरिटीज भी परसिक्यूटेड है, और जबकि वहाँ कोई परसिक्यूशन नहीं है, इसको दुनिया जानती है। आपने अफगानिस्तान को ढाका गया हूँ, उनके ताल्लुकात जितने बंगला लोगों से, हमारे कलकत्ता वाले लोगों से हैं, वो दिल्ली के या लखनऊ के मुसलमानों से नहीं है। वहाँ वो सैकड़ों साल के हैं, वो सैकड़ों साल के हैं। और वो बंगला जो उनका एक पहचान है, लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप है, उसको बहुत बड़ा कल्चर भी है, कल्चरली भी वो एक है, लिंग्विस्टिकली भी एक है, सिर्फ रिलीजन अलग है। वो सैकड़ों साल का रिलेशन। फिर आप अफगानिस्तान को कि कोई सरहद अभी के भारत से नहीं मिलती, जो आप कह रहे हैं पीओके से काशान का एक छोटा सा इलाका मिलता है, और वहां भी कोई परसिक्यूशन नहीं हुआ। सन 80 में आए थे तकरीबन 8-9 हजार लोग, वो भी सिख बरादरी के ज्यादा थे। तो आप, और फिर आप अगर नेबरहुड की बात कर रहे हैं, आप अगर ये कहते हैं कि जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हमारे नेबरहुड में रहती हैं, हम उनको अकोमोडेट करेंगे, तो ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब आप एक रिलीजन को एक्सक्लूड करके और आप बाकी के जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, उसको आप एक्सक्लूड करते हैं, तब आपकी नीयत पे शक होता है। सीएबी इसलिए लाया गया है कि उसके आगे एनआरसी लाना है, और एनआरसी में जो लोग एक्सक्लूड होंगे उन पर यह सीएबी एक्चुअली नाफिज होगा। साजिश ये है, और इसे सारा देश समझ रहा है, इसीलिए देश पूरा का पूरा बाहर आके खड़ा हुआ है। अच्छा, हुकूमत को आमतौर पर चाहिए ये कि अपनी सिक्योरिटी, मुल्क की जो सिक्योरिटी है, उसको बहुत अहमियत देने की ज़रूरत होती है। वो सभी मुल्कों को चाहिए। एक रिपोर्ट मैंने देखी कि रॉ के कोई बड़े अफसर ने जनवरी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बाकायदा कहा था कि ये बाहर की एजेंसियों के लिए हम एक टूल दे रहे हैं कि वो हमारे यहाँ लोगों को भेज देंगे, अपने लिए
काम कराने के लिए। तो इस हद तक भी जब सिक्योरिटी कॉशन भी दिया जा चुका, उसके बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब देश की रक्षा भी कोई खालिस्तान का मूवमेंट यूएस में और पाकिस्तान में तेजी से चल रहा है। आपने 6 को दे दी यहाँ, अब अगर वही पाकिस्तान भेज दे दूसरी यहाँ पर, तो वो तो टेररिज्म फैलाएंगे, सिटीजनशिप लेके पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे। हिंदूज को आप देखिए, हमारे जो अभी एनएसए अजीत डोभाल साहब हैं, 10 साल पाकिस्तान में मुसलमान बन के रहे हैं, कोई पहचान नहीं सका, वो कुरान शरीफ की आयतें उर्दू जबान सब बोल के 10 साल रहे और वो वहाँ स्पाइन का काम कर रहे थे। अब अगर वहाँ का हिंदू है तो पाकिस्तानी, ये 10 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, रिकॉर्ड है वो। यस, अच्छा, बड़ी और 10 साल स्पाइन की है डोभाल साहब। ये किन सालों से तकरीबन, कब से कब? ये लेट 80s तक रहे हैं वहाँ। अच्छा, लेट, उसके बाद ये यहाँ के आईबी के डायरेक्टर हुए थे। तो अब इस सूरत हाल में अगर वहाँ पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तानी नेशनलिज्म के सेंटीमेंट लेके यहाँ आके सिटीजनशिप ले ले तो बहुत आसान काम है वहाँ के स्पाइन का। तो ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, ये तक आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जुनून है, और ये सोच रहे हैं कि आखिरी दौर है ये हमारे जो 200 साल का हिंदुत्व का मूवमेंट है 1827 1830 से शुरू हुआ, ये आखिरी दर्जे में है। और मैंने बार बार कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ कि चिराग सहरी है हिंदुत्व, बुझने से पहले भड़क रहा है, लेकिन बुझने से भड़कते वक्त ये क्या क्या कुछ जला के जाएगा, ये तशवीश की बात। ये बहुत ही अहम बात कही तस्लीम रहमानी साहब, आपने जिस तरह से बताया कि हिंदुत्व का ये चिराग भड़क रहा है, ये वाकई देखिए, कोई भी इंसान कोई भी दूसरे मज़हब के बारे में कुछ भी बुरा नहीं चाहता, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ तमाम मज़ाहिब के लोग रहें और सब मिलकर के इस मुल्क की तरक्की करें, ये बहुत अहम है। मैं इसी के साथ एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। सैटरडे शाम, यानी आज शाम ही, महमूद प्राचा साहब जो जाने माने वकील हैं, उनको हम 5 से 6 बजे लाइव रखेंगे स्टूडियो में, और वो CAB यानी ये जो नया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC जो पूरे मुल्क में एक तरह से बेचैनी है, हमारे व्यूअर्स अक्सर सवाल करते हैं, आप लोग उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकेंगे 5 से 6 बजे सैटरडे। आज ही आप सवालात कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।